क्योंकि बेशक इसका हिस्सा नहीं है। पर एक दो बातें जो मुझे लगता है कि मैं जितना किसानों के खेतों में गया हूँ और घूमा हूँ, तो दो गलतियां किसान करते हैं आमतौर पर। एक तो जो उसकी भराई है वो एक समतल होनी चाहिए, बैक की टनल के अंदर से एक जैसी होनी चाहिए। तो वो होता क्या है, अगर कहीं से पतली होगी कहीं से मोटी होगी, तो नीचे की हवा है जहाँ से पतला है वहां से जल्दी निकलने की जल्दी कोशिश करेगी, वो मोटे से क्यों निकलेगी। अगर आप जाने को शॉर्टकट मिलता आप लंबा तो इसीलिए उसको एक जैसा बनना जरूरी होता है, पहली बात। दूसरा, उसको हल्की बनना बहुत जरूरी होता है। जैसे कई बार जेसीबी से थक करके गिराते हो तो इतनी सख्त हो जाती है कि उसमें हवा निकलनी मुश्किल हो जाती है। और कई बार अगर पानी की मात्रा ज्यादा हो तब भी हवा निकलती है। और तीसरी, कुछ किसान भाई सोचते हैं कि भी हम जब बाहर की बिजली खत्म करें फेज 1 तो उसमें अमोनिया खत्म हो जानी चाहिए। ये गलत है। जब आप टनल में खाद भरो तो उसमें अच्छी अमोनिया की गंध आनी चाहिए, तभी आगे अच्छी खाद बनेगी। 3 बातें हो गई। चौथी बात, क्योंकि खाद एक जिंदा चीज है, इसके अंदर फंजाई बैक्टीरिया उगरे हैं ना सारा जी, तो कभी भी ताजी हवा पूरी बंद नहीं करनी है। कुछ किसान भाई क्या सोचते हैं कि हमें तापमान बढ़ाना है, हवा बंद कर दें, तो उसकी गर्मी जो पड़ती है वो अनएरोबिक कंडीशन होती है, ऑक्सीजन की जो कहना नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो खाद बनती है वो चाहिए। तो कभी भी जो हवा है, ये है कि आप जब टेम्परेचर बढ़ाना है तो 20% से कम करके 10% पे ला सकते हो। और कोशिश ये करनी है कभी भी ताजी हवा पूरी तरह से बंद नहीं करनी है। बहुत छोटी सी गलती है जो किसान नहीं करते हैं, और वो कहते हैं कि हमने तो पूरा 60 डिग्री टेम्परेचर देखते रहते हैं। टेम्परेचर अकेला ही नहीं, ताजी हवा भी इतनी जरूरी है। और तीसरी बात, अगर आपका टनल के अंदर टेम्परेचर 2 घंटे के लिए भी 65 डिग्री तक पहुंच गया है तो आप उस खाद को फेंक सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ उड़ने वाला नहीं। तो इसलिए तापमान का नियंत्रण टनल के अंदर सबसे जरूरी है। और उसमें क्या गलती करते हैं किसान भाई के, बाजार से थर्मामीटर लेके आते हैं डिजिटल, वो घड़ी देखते रहते हैं, पर जो घड़ी के ऊपर तापमान होता है उसमें सही नहीं होते इतने अफसोस। उस पर लिखा होगा 60.2 और असल में हो सकता है कि वो 58 हो या 62 हो। तो इसलिए इनको बोलते हैं कैलिब्रेशन के, अपने जो थर्मामीटर है जो आप इस्तेमाल करते हो, इनको थोड़ी देर के बाद इनको चेक कराना ये जरूरी होता है कि क्या ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सावधानी जब भी आप इसे टनल लगाओ। और आखिर में बहुत छोटी टनल काम की नहीं होती है। बहुत छोटी टनल में क्या होता है कि आपकी जो इंसुलेशन है इतनी अच्छी नहीं हो पाती और उसकी अपनी गर्मी से तापमान नहीं बढ़ता। तो इसलिए हम कम से कम 20-25 टन की जो टनल स्टैंडर्ड टनल है वो रिकमेंड करते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि किस साइज के टनल में कितनी खाद बनेगी? स्क्वायर फीट एरिया देख कर लंबाई चौड़ाई मल्टीप्लाई 600 600 सर लेंथ हाइट और विड्थ आप डिवाइड बाय 6 पढ़ी है पर पूरी नहीं पढ़ी है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था वो ये था कि एक कमरे के अंदर कितनी खाद आएगी, उसी के नीचे एक और लिखा हुआ उसी किताब के अंदर। मैंने ये सोचा था कि अपने पास रखने से कोई फायदा नहीं। आमतौर पे जो कंसल्टेंट होते हैं ना, जो आपको सलाह देने आते हैं, वो इन्हीं चीजों के पैसे कमाते हैं कि आपका जो ज्ञान नहीं होता ना उसका आपके अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि टनल की आप लंबाई और चौड़ाई फुट के अंदर, ये ध्यान रखना है, फुट में लेके गुना करके उसको 16 से भाग कर दोगे तो कितने टन उसमें खाद बनेगी। मान लो 40 फुट पे 10 फुट की होगी, कितना हो गया? 400 को 16 से भाग किया तो 16 चौके 64 ढाई हो गया, 25 कितना आ गया? ढाई आ गया, 25 25 तो उसमें 25 टन खाद आपकी निकले। ठीक, आपने ऊंचाई तो टनल की 13 फुट रखनी होती है, वो स्टैंडर्ड है।
और दूसरा आपने ये भी देखा होगा कि जब आपको फार्म डिजाइन के बारे में लेक्चर हो गया थे, हाँ फॉर्मेट बता फार्म डिजाइन तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि उसकी लंबाई चौड़ाई आप अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, तो स्टैंडर्ड साइज है। वो उसकी चौड़ाई जो है वो स्टैंडर्ड है, क्योंकि रैक का जो विड्थ है चौड़ाई है वो फिक्स है, 4.5 फुट से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि आप लेडीज किचन में काम करते हैं, किचन प्लेटफॉर्म कितने का होता है 2 फुट, 2 फुट इसलिए 2 फुट का रखते हैं, 2 फुट से आगे हाथ जाता नहीं। तो अगर आप 4.5 फुट पे बना लेते हो तो वर्कर्स हैं उनका हाथ बड़ी मुश्किल आगे नहीं से जाएगा। बीच तक पहुंचता है। तो आप उससे बड़ा करोगे तो 2 साल के बाद जितने भी आपके वर्कर्स हैं सबके कमर दर्द शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि 4.5 फुट से ज़्यादा चौड़ा आपको रैक नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, बीच में जो रास्ता होता है वो कम से कम 1 मीटर है और साइडों के ऊपर फिक्स 1 मीटर है। वो 1 मीटर जो है कैलकुलेट किया हुआ है वैज्ञानिक तरीके से, ताकि आपने देखा होगा साइड पे पॉलिथीन की डक्ट लगी हुई, 2 डक्ट साइड पे लगेंगे। इस तरह से आपके 2 डक्ट साइडों पे लगती हैं और ये रास्ता 1-1 मीटर का होना चाहिए। और जो इनके छेद होंगे नीचे पाइप के, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ऊपर को छेद करेंगे तो हवा नहीं आएगी, ये छेद नीचे की तरफ भी होंगे। इस पाइप का साइज, इस छेद का साइज और छेद से छेद में कितना डिस्टेंस होगा, ये सब चीजें जो है एक कैलकुलेशन है जिसके हिसाब से करनी पड़ती है। आप पैसे के पास कहीं भी आओगे तो आप क्योंकि कमरे के साइज के हिसाब से बदल जाएंगे। तो आपका कमरा बड़ा होगा तो ये पाइप भी बड़ी लगानी पड़ेगी, ज़्यादा हवा चाहिए ना बड़े कमरे के अंदर, तो पाइप का साइज कमरे के साइज के हिसाब से बदलता रहेगा। ठीक, तो ये इसी तरह से ऊंचाई जैसे 4 रैक हैं तो 10.5 फुट, 5 रैक हैं तो 12.5 फुट, हर के साथ 2 फुट। लंबाई आप कितनी भी रख सकते हो, पर हम ये कहते हैं कि 100 फुट से ज़्यादा लंबाई नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें हवा, उसकी सर्कुलेशन मुश्किल हो जाती है, पर उसके लिए जो तकनीक है वो बिल्कुल अलग है। तो उसमें जो टनल लगते हैं उसको बोलते हैं एस टनल, जो अपने इंडिया के अंदर भी विकसित नहीं हुई है। तो उसमें टनल घूम के एस की तरह से आती है, वो बीच में से भी आती है, साइड में भी आती है। वो अपने अभी हिंदुस्तान के अंदर ऐसा चलन नहीं है। तो हम यही कहते हैं कि आप कम से कम 1 मीटर का रास्ता छोड़िए। और इसका एक स्टैंडर्ड डिजाइन, क्योंकि मुझे पता था कि किसान भाई पूछेंगे कहाँ से मिलेगा इस तरह, तो आपकी किताब के अंदर भी लिखा हुआ है कि कितना गैप होना चाहिए क्या नहीं तो हमारे मशरूम सेंटर का जो सोलर में रिटायर होने से पहले ये सारा जो हमारा वेबसाइट है उसके ऊपर नोट किया हुआ पूरी रिपोर्ट, ये कमरे का साइज, ये पॉलीथीन का साइज कितने हो, कैसे हो, ये सारा उसके अंदर nrcmushroom.org आपने से कुछ लोगों ने देखा होगा जी। तो उसके अंदर शुरू में एक और लाइन स्क्रॉल करती रहती है स्पान लैब एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए। आप इसको क्लिक करोगे तो आपको स्पान लैब के लिए और इसके लिए पूरी जानकारी वहां से मिल जाएगी। कोई भी प्रश्न बटन मशीन के बारे में आपके मन में, क्योंकि आपने पढ़ लिया पूरा, आपको क्या लगता है कि बटन शुरू से ही सफेद था कि बाद में सफेद हुआ? ये बताया 1926 से पहले जो भी बटन मशीन थे ये ऊपर से भूरे रंग के होते थे और एक किसान के जो खेती कर रहा था उसके कुछ बैग के अंदर सफेद मशरूम निकले थे, जिनका कल्चर बनाने के बाद दुनिया के अंदर सफेद मशरूम का चलन हुआ है।
जिसका मतलब ये है कि कुदरत के अंदर जो बटन मशरूम होता है अभी भी सफेद नहीं होता, ये आप खेती जो करते हैं उसी में होता है। और दूसरा, ये बहुत पुरानी तकनीक नहीं है बटन की खेती करने की, क्योंकि आपने देखा होगा कल्चर ट्यूब देखते होंगे, ट्यूब के अंदर कल्चर, ये 1900 से पहले, आज से 100 साल पहले वैज्ञानिकों को इसका कल्चर ही तैयार करना नहीं आता था। 1900 के अंदर पहली बार ये कल्चर तैयार किया गया इंडिया में सर, दुनिया के अंदर, दुनिया में। और आपने गेहूं के दाने के ऊपर बीज बनता देखा है जी। इसका जो पहला पेटेंट हुआ था वो 1932 में हुआ था। मतलब 1932 के बाद ही गेहूं के दाने के ऊपर बीज बनाने की विधि विकसित होनी शुरू हुई। पहले तो 5-4 साल तो ऐसे लग जाते थे। और दुनिया के अंदर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही जो मशरूम की खेती का चलन है ये बढ़ना शुरू हुआ। उससे पहले मशरूम की पैदावार जो थी दुनिया में बहुत कम थी। 45 के बाद 45 के बाद जो हुआ ना, 50-45 के बाद। और जो छोटी पीढ़ी जिसकी आप बात कर रहे हो, ये टनल वगैरह ये 1950 के आसपास ही बनी थी, जिससे पहले ये भी नहीं होती थी। अर्थात मशरूम की खेती जो है एक नई खेती है, इतनी पुरानी नहीं है जितनी आप लोग सोचते हो। और इस समय दुनिया के अंदर सबसे कम कौन पैदा कर रहा है? चाइना। चाइना कर रहा है। कितने परसेंट? लगभग 72 85% के आसपास, 85 85% के आसपास, 85 से भी ज्यादा जो है अकेला चाइना का है। चीन में लगभग कितने किस्म के फूल पैदा होते हैं? 60 किस्म के फूल वहां पर अलग अलग 60 किस्मों की खेती होती है। परंतु दुनिया के अंदर जैसे हम आगे देखेंगे 5-6 किस्में ही हैं जो कि ज्यादा प्रचलित हैं। और यूरोप के अंदर जो बटन मशरूम है, यूरोप, USA, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आज भी जब मशरूम बोलते हो तो बहुत से लोग मशरूम का बटन मशरूम भी समझते हैं जी, क्योंकि वहाँ 98% जो खेती होती है वो बटन मशरूम की होती है। ये दूसरे मशरूम की खेती अभी शुरू हुई है, पहले बहुत नहीं चलन से नहीं थी। यानी कि शुरू के जो 2000 सन तक जो है बटन मशरूम की पैदावार ज्यादा होती है, जबकि चीन, जापान, एशिया इन देशों के अंदर बटन मशरूम की पैदावार इतनी नहीं थी। यहाँ पर दूसरे जो मशरूम है उनकी खेती ज्यादा होती है। और आप गेहूं बीजते हो तो आप क्या बोलते हो? गेहूं का बीज दे दो कि आप किस्म बोलते हो जाते? आप बाजार से जब बीज खरीदते हो तो आप अपनी किस्म का नाम बताते हो। जी जी। तो आपने कभी पूछा है कि मशरूम की भी किस्में होती हैं कि नहीं होती है? अब ये थोड़ा कहोगे कि हमें व्हाइट बटन मशरूम का बीज दे दो, इसकी भी बहुत सी किस्में। और आमतौर पर किसान भाइयों को उस स्थिति तक पहुंचने से पहले ही वो इसी से खुश हो जाते हैं कि हमें बटन मशरूम का बीज मिल गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है। बटन मशरूम के अंदर बहुत सी प्रजाति है, बहुत सी किस्में हैं। और जैसे कि जब मैं सोलन में काम करता था तो आमतौर पर जो मशरूम है ऊपर से थोड़ा सा भी इसके ऊपर चोट लगे तो बुरे हो जाते हैं। तो हमने ऐसी किस्में विकसित की थी कि जिनके ऊपर अगर आप कट भी लगा देते हो तो उसके 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद भी वो बुरे नहीं पड़ते थे, सफेद ही रहते थे। तो ऐसी भी किस्में हैं जो कि हमेशा ही सफेद रहती है। कुछ ऐसी किस्में होती हैं जो कि बड़ा साइज होता है, सख्त रहती है। कुछ ऐसी किस्में हैं जो कैनिंग के लिए काम आती है, वो छोटे साइज की होती है। तो कैनिंग के लिए हमें बहुत बड़ा मशरूम नहीं चाहिए, छोटा चाहिए। तो कैनिंग के लिए किस्में अलग आती हैं। और कुछ किस्में ऐसे हैं जो कि 1 डिग्री तापमान ज्यादा पे भी उग जाती है, 18 डिग्री के ऊपर। कुछ ऐसी हैं जिनको 16-17 चाहिए। कुछ ऐसी किस्में जिनको कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ज्यादा भी हो, 1500 ppm भी हो, तब भी निकल आती है। कुछ ऐसी हैं कि अगर 1000 से कम नहीं होगा तो मशरूम
नहीं निकलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, कोशिश करो कि अपनी कंडीशंस के लिए आप जो बीज देते हो, अगर आपका सही निकलता है तो आप हमेशा ये भूलिए कि जो हमने पिछली बार बीज दिया था उसी किस्म का बीज दीजिए। शायद अभी आपके लिए ये पूरी जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं होगा, परंतु ये इतना ही समझना बहुत है कि अभी मशरूम के भी अपने अलग। और क्या पूछें आपसे, आपका टेस्ट की तैयारी हो रही है? जी सर। यही सवाल पूछेगा और क्या पूछेंगे आप? उस पर वैरायटी तो लिखी होती होगी, कहाँ लिखी होती? हम लेने जाते हो, हमारे क्या है कि कोई भी वैरायटी का एक्ट नहीं है। होता क्या है कि जितने भी प्राइवेट लेबोरेटरी वाले हैं ये सोलन से या कहीं से भी बीज लेके उसको अपने नाम दे देते हैं। कोई उसका किरण लिखेगा, कोई उषा लिखेगा, कोई कुछ भी नाम दे देगा, तो तुम उसी लेबोरेटरी का नाम है वो, तो आप किरण कहीं और ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगी आपको। सोलन से आगे वहीं से लेके वहाँ हमारे तो नंबर होते हैं जी, हम तो नंबर देते हैं, जैसे Q13 दे दिया या 377 है, जो भी नंबर हमारे हाइब्रिड के नंबर दिए जाते हैं वहाँ पर। MCS 101 बहुत पहले लिखा है 102, तो ये नंबर जो खत्म हो जाते हैं लोग लेके इनको अपने नाम लेते रहते हैं। और हो सकता है कि आप 4 नाम लो, वो एक ही किस्म के 4 अलग अलग नाम मिल जाए। हमारे देश के अंदर अभी कोई ऐसा एक्ट नहीं बना जिसके ऊपर इनके नामों के ऊपर काउंसिल नियंत्रण कर सकते। ये हमारी एक रिकमेंडेशन थी हरियाणा गवर्नमेंट के लिए कि आप जितने भी सामान बनाते हैं आप इनके लिए कंपल्सरी करें कि अपने जो बैग बेचते हैं उसके ऊपर लेबल लगाएं जिसके ऊपर किस्म का नाम सही लिखें, और उसके साथ किस तारीख को वो बीज बनाना शुरू किया, किस तारीख को बीज पूरा हुआ, ताकि किसान भाई जब देखते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि बहुत पुराना बीज है क्या बीज उसकी एक्सपायरी है नहीं है। और बीज ले जाते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? पेड़ा नहीं बढ़ना चाहिए सर, निशान रहना चाहिए बिल्कुल जगह में ना हो, अगर बस में ले जाते हैं तो टेम्परेचर के सेट पास होना ना हो, चाहिए। टेम्परेचर का ख्याल रखा जाए और धूप में ना ले जाके इसको रात को लिखना है, किताब मान पे ले जहाँ हवा ज्यादा चल रही हो छत के ऊपर नहीं रखना है, कोई निशान नहीं होना चाहिए बीज को, और तापमान 32 डिग्री के ऊपर अगर होगा तो खराब होने की संभावना नहीं है, हो जाए। वो एक बार एक किसान फिर में गया था तो यहीं से लेके गया था बीज, तो कहते आगे तो हम लेके आते थे बहुत अच्छा आता था, इस पर हमारा एक भी कुछ नहीं निकला। मैंने कहा भी ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक ना निकले, तो मैंने उसको बैठ के पूरा अब पूछना शुरू करते हुए क्या हुआ था, कब लेके आए थे, किस महीने में गए थे। तो मुझे लगा कि गर्मियों में आया था, तो जो वर्कर था उससे पूछा कैसे लेके आया था। ये बस में तो जगह नहीं थी, मैंने छत पे रखे थे। तो वो कहता है कि ये बैग देखने को तो वैसे ही अच्छे लग रहे थे, ठीक लग रहे थे, तो मैंने उसको मजाक में कहा कि मरा हुआ आदमी भी आदमी लगता है, बंदा थोड़ी बन जाता। तो देखने को तो बीज वैसे ही दिखेगा क्योंकि बंद है वो, उसके ऊपर बाहर से कोई बैक्टीरिया नहीं आ सकता। इसलिए ये खास ध्यान रखना है कि धूल मिट्टी से बचाना है, गर्मी में नहीं लेके आना है, और लाने के बाद इसमें कोई देखने वाली चीज नहीं है, खोल के नहीं देखना है, जब इस्तेमाल करना है तभी खोलना है। और तब भी पहले तो आप देख के लाओगे कि इसके अंदर कोई कंटेमिनेशन हरा पीला कोई कपड़ा नहीं है, और खोलते समय भी अगर निकल जाए तो उसको उसी समय बंद करके वापस अपने हाथ धो के फिर काम आगे चालू करें। एक और समस्या है जिसका किसान भाई ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मुझे है कि जब हाथ खोलते हैं आप टनल में तो उसमें एक खुशबू आती है जिसके ऊपर जो मशरूम की मक्खियां हैं वो आकर्षित होती है, उसी समय वहाँ पे खाद करके दे देती है, और जब आप मशरूम निकलते हैं उसी के साथ ही मक्खियाँ उनका चक्कर ऐसे बना हुआ है कि उसी के साथ पूरा हो। इसलिए जहाँ पे आप बीज मिलाते हो वो जगह भी अच्छी तरह से साफ सुथरी होनी चाहिए, और हो सके तो वहाँ पर मक्खियों का प्रकोप से बचना है। उसके 2-3 तरीके हैं। पहले तो ये होता है कि आपका जो कमरा है पानी एरिया अलग होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप आस पास शुरू करने से पहले दवाई छिड़क सकते हो, मैलाथन वगैरह, और के ऊपर यहाँ काम करना चाहिए।
अगर और कुछ भी नहीं तो मैं एक को हंस रहा था, मैंने कहा कि शादियों के बड़े बड़े पंखे मिलते हैं, हाँ जी, जब आप पंखे भी तेज चलाओगे वो तो मुख्य तभी हो सकता है कि मक्खियाँ उसके ऊपर ना पहुंच पाए, थोड़े से एरिया के अंदर जहाँ पे आप काम कर रहे हो। तो मक्खियों से जो है बचाव इसलिए जरूरी है कि मक्खियाँ खुद तो नुकसान करती हैं, जो बाकी बीमारियाँ हैं उनको भी फैलने में मदद करती हैं। फिलहाल बहुत ज्यादा सर बीज उनके जो बीज होते हैं उनके साथ चिपक के एक दूसरे से दूसरे में चले जाते हैं। और वेट बबल में क्या जानकारी आपकी है? वेट बबल में क्या, वेट बबल तो पता चल गया होगा ना आपको, गीला बुलबुला एक प्रकार की बीमारी आती है मशरूम में। बीमारियां दो प्रकार की आती है मशरूम के अंदर। एक तो वो बीमारियां जो कि हमारी गलती के कारण आती है, तो जैसे खाद में अगर थोड़ी सी अमोनिया रह गई तो उसमें वो फाइनस निकलेगा, जब मशरूम पतले से मशरूम निकलते हैं तो दूसरे दिन काले होके पिघल जाते हैं। यहाँ इसके अंदर आपके कई तरह के प्लास्टर मोल्ड हैं। अगर आपकी खाद में ऑक्सीजन की कमी रह गई है तो उसके अंदर जो है, जैसे फौजियों की बत्ती होती है ना हरी, खोलोगे तो अंदर हरी हरा दिखेगा, उसमें बीज फैला नहीं होगा, उसमें रोग नहीं होगी। इस प्रकार से 8-10 ऐसी बीमारियां हैं जो बीमारियां नहीं है, वो हमारी गलती है। और जब इस किताब के अंदर हमने लिखने की कोशिश की है कि आपको कौन सी बीमारी दिखती है, इससे आपको पता चल सकता है कि आपने कौन सी गलती की है। तो दूसरी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो असल में बीमारियां हैं, जिनमें आता है आपका ब्लॉच, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए जो साफ सफाई है ये सबसे जरूरी है, हाइजीन। और आमतौर पे किसान भाई जो है पहले साल तो सफल हो जाते हैं क्योंकि वहां पर बीमारियों का प्रकोप नहीं होता, तो उनको पहले साल अच्छे मशरूम निकलते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें सब कुछ आ गया, तो दूसरे साल भी ठीक निकल जाते हैं और तीसरे साल जो बीमारियां घर करना शुरू कर देती है और आमतौर पर चौथे साल को खेती बंद कर देती है। बहुत से किसान भाई ऐसे आए हरियाणा में जिन्होंने खेती शुरू की, दूसरे साल मुझे समझने लग गए कि हमें सब कुछ आ गया, तीसरे साल थोड़ी उपज कम आई, चौथे साल बीमारी में काम नहीं हो गया। तो जो वैज्ञानिक कहते हैं आप उनको ध्यान से सुनिए, जो किताबों में लिखता है उसको ध्यान से पढ़िए, और मशरूम के अंदर साफ सफाई का कोई विकल्प नहीं। तो इसलिए जब भी मशरूम की खेती करो सबसे ज्यादा ध्यान साफ सफाई पर रखना। ठीक, और कुछ पूछना हो? कुछ नहीं पूछना आपने? कोई आपके मन में सवाल आ रहा हो, कुछ भी आपने सुना है बर्तन मशरूम के बारे में, कुछ चीज सभी कारण होते हैं, या तो आपको जो भी पढ़ाया सब समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया। सर जो आपने होता है ना तो पूरा समझ में आता है, ना कभी ये होता है कुछ भी समझ में ना आए। सर जो आपने पिरामिड मेथड बताया अपना, जो आपने रिसर्च करके बनाया था, उसमें आप बता रहे हैं 14 से 16 दिन में कंपोस्ट रेडी हो जाता है। जो टनल मेथड है उसमें 18 से 20 दिन लगता है। 16 से 18 लगभग जितना टनल। तो सर जैसे के पेपर लिखने के लिए शायद उसमें जो मेरे साथी थे कम से कम टाइम दिया, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप उसमें 16 से 18 दिन बनाएं, ताकि अमोनिया हमें एक टर्निंग एक्स्ट्रा करनी पड़ जाए अमोनिया निकालने के लिए, वो ज़्यादा अच्छा है जिसपे कि छोटी सी गलती से हमारी लगभग जितना टनल में टाइम लगता है उतना टाइम लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता। सर अमोनिया इसमें से बिल्कुल ठीक निकल गया, उसको कैसे हम वो करेंगे? अमोनिया हम ये कहते हैं कि 10 ppm। ppm क्या होता है? पिक्सल नहीं, मिलियन पार्ट्स पर मिलियन। 1 ppm मतलब 1 मिलियन में से एक पार्ट। जैसे प्रतिशत क्या होता है? 100 में से एक। जैसे ppm क्या होता है? 1 मिलियन में से एक। मिलियन कितनी जरूर लगती है? मिलियन में 5, 7, 6 लाख में 5 लगती है, 6। तो हमारा जो नाक है आमतौर पे अगर 10 ppm
जी से कम अमोनिया हो तो उसको नहीं सूख सकता, हमें पता नहीं चलेगा। अच्छा हम ये कहते हैं कि भी अगर आपको ऐसे पूरा करने के बाद ये अमोनिया नहीं आती है तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें से अमोनिया निकलती है। तो 10 ppm तक उससे नीचे होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि ये जो वैज्ञानिक तरीका है बिल्कुल ही देसी तरीका हो गया गाँव वाला, तो उसके लिए एक छोटी ट्यूब आती है, उसको बोलते हैं ड्रैगर ट्यूब। क्या सर? ड्रैगर DRAGGER ड्रैगर ट्यूब। आप नेट पे सर्च करोगे ना तो आपको ड्रैगर ट्यूब मिल जाएंगी। तो एक ऐसे पंप सा होता है, उसके आगे आप ट्यूब फिट करते हो और पंप को एक बार चलाते हो तो उसके अंदर खास मात्रा हवा के अंदर आती है, तो ट्यूब के ऊपर रंग आ जाता है, नंबर लगे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 10 तक। तो जितनी अमोनिया होगी उतने तक आपको उतने ppm तक उसमें बता दें। इसका रंग बदल जाएगा और ट्यूब को देख के आप आसानी से कर सकते हो। और तीसरा तो फिर अच्छे यंत्र आते हैं, वो महंगे यंत्र आते हैं जी और जो सबसे आसान तरीका है वो यही 2 आसान तरीके हैं। या तो हम नाक वाला सबसे बढ़िया है। सबसे आसान तरीका है, और उससे भी अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो तो आप एक दिन और उसको बढ़ा दो, यानी कि एक दिन रुकने में कोई नुकसान नहीं, जल्दी करने में नुकसान है। हाँ एक दिन में तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा नहीं बढ़ा होगा तो। कितने दिन तक बिजाई करते हैं सर इसमें? जैसे ठंडा हो गया खाद वगैरह 2 दिन, तो ठंडा होने के बाद कितने दिन तक रख सकते हैं उसको? खाद को अगर तो आप लंबी विधि से बना रहे हो तो खोलने के बाद जैसे ही ठंडी हो उसकी बिजाई करनी चाहिए। अगर आपने बिजाई नहीं करनी है तो उसको खोलना नहीं चाहिए, बंद करो। टनल है, टनल आपने खोल ली है तो खोलने के बाद जल्द बिजाई करनी है। अगर आपको लगता है कि आज आपके पास बीज नहीं है तो आप एक दिन टनल के अंदर और हवा चल लेंगे, ठीक। तो 1 2 दिन के बाद आप ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए, तो खोलने के बाद तो करनी ही है, तो उसकी बिजाई करनी पड़ेगी। टनल में सर और ये एक गलती और टनल में सब किसान भाई करते हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर जी कि ताजी हवा के ऊपर एक फिल्टर लगा होता है, HEPA फिल्टर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकल के लिए, मतलब जो बाहर से कीड़े मकोड़े बसीरे आते हैं ना हवा से, उनको रोकने के लिए। तो ताजी हवा जब अंदर डाल रहे हो ना तो उसमें वो शुद्ध होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आप हवा निकाल लो, एक बार हवा निकली फिर हवा निकली, तो जितने भी हवा के बैक्टीरिया हैं थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि उसके नीचे की सतह के ऊपर इकट्ठे होते रहेंगे। हवा में उतनी बीमारी नहीं हुई जितनी आपकी हाथ में इकट्ठी हो जाएगी। तो इसलिए आपको ताजी हवा के ऊपर फिल्टर लगाना पड़ता है, और फिल्टर बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं तो उनको बार बार साफ भी करना पड़ता है या बदलना पड़ता है। तो ताजी हवा के ऊपर टनल के अंदर फिल्टर लगाना जरूरी है। और क्योंकि फिल्टर में से हवा कम निकलती है तो इसलिए कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जितना टनल का साइज होता है पाइप को उतना सा फिल्टर ले आते हैं, उसमें से हवा नहीं निकलेगी। फिल्टर का साइज काफी बड़ा होता है, बड़े साइज का आप शक्लें देखोगे ना इसके ऊपर, तो फिल्टर का साइज हमेशा ही काफी बड़ा होता है। आपके जो पाइप का साइज जो सर्कुलेशन की डक्ट बनी हुई है वो डक्ट के साइज से इसका फिल्टर का साइज बड़ा होता है। इधर लगा हुआ ना इसमें। कैसे फिल्टर होते हैं सर? जाली वाले होते हैं जो ये पेपर वाले? जाली वाले नहीं होते। अब आप देखोगे तभी समझ में आएगा, HEPA फिल्टर लगे हुए हैं यहाँ पर, इधर लगे हैं ना सर? देखेंगे या लैमिनार फ्लो जिसमें आप काम करते हैं, लैमिनार फ्लो देखो ना, जहाँ स्पान बनता है वो मशीन देखी है अंदर भी अंदर नहीं गए। देखा था पर अंदर अंदर नहीं गए। वो जो मशीन जिसके सामने बैठ के हम काम करते हैं हाँ जी उसमें जो हवा आती हाँ, है वो उसमें फिल्टर हवा देखा नहीं वो होती। फिल्टर है। देखा सर फिल्टर। उसके नीचे फिल्टर लगे होते हैं और फिल्टर के आगे मोटर लगी होती है, वो मोटर हवा फेंक के ऊपर को हवा निकलती रहती है। तो यहाँ हम काम करते हैं वहाँ कोई बीमारी नहीं होती, यहाँ दिखाया था सर। जीवाणु रहित होता है ना, तो जीवाणु रहित हवा के लिए फिल्टर लगे होते हैं। सर जैसे आप बोल रहे थे कि 2 साल के बाद प्रोडक्शन कम हो जाती है, बीमारी ज़्यादा आ जाती है, अगर हम बीच में गैप दे दें 1 साल का तो अगर फिर दोबारा वहाँ पे कई किसानों ने किया है, कई किसान भाई तो ऐसे करते हैं 2-3 साल खेती करने के बाद जगह बदल लेते हैं। भी पहले यहाँ की थी, अगली बार 3-4 किलोमीटर की और जमीन लेके वहाँ पे कर दी। ये
जब तक आपके पास और सुविधा नहीं है तब तक सही है, पर लंबे समय के लिए सही तरीका नहीं है। नहीं तो जैसे कभी ना कभी जो है बीमारी आपको पकड़ लेगी। आप डिले कर रहे हो और उसको थोड़ा पीछे लेके जा रहे हो, आप बच नहीं पाओगे। सर एसी के अंदर भी ये बीमारी रहेगी या उसमें नहीं है, इसका कुछ ऐसा असर पड़ता है? अगर हम एसी प्लांट लगाते उसमें भी हैं, जो एसी प्लांट होता है हाँ जी उसमें भी जो फिल्टर लगे होते हैं बाहर हवा में, जी, वहाँ भी आपने फिल्टर नहीं लगाए तो वहां पर भी जो बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी। वैसा नहीं वहाँ बीमारियां नहीं आती, इसमें भी बीमारियां आती है, परंतु उसमें ये है कि एक तो क्योंकि खाद के अंदर जो बीमारियां खाद से आती हैं वो खत्म हो जाती है। अब खाद को रोक लेते हो, कीड़े मकोड़ों की एंट्री रोक लेते हो, जो उस कमरे के अंदर हवा आ रही है कुछ हद तक साफ हो, तो इन तीन चीजों से ही काफी बीमारी रुक जाती है। और चौथी जो वर्कर जाते हैं और वर्कर्स की साफ साफ सफाई। पांचवी जो आप उसमें औजार इस्तेमाल करते हो, चाहे वह चाकू है चाहे स्प्रे पंप है, उनकी साफ सफाई चाहिए। तो सारी चीजें पढ़ाई होगी आपको इसके अंदर, तो क्या क्या प्रिकॉशन चाहिए। सर जो आपने ये विधि बताई हमें 14 से 16 दिन वाली, इसमें और जो आपने वो बंकर वाली बताई, तो ये क्यों ना करें जो इसमें पैसे कम लगते हैं लोग? ये आपको बताया ना कि जब तक आप बंकर विधि में नहीं जाते और लंबी विधि से ही करना चाहते हो तो आप बेशक एक पाइप में छेद करके वो पाइप नीचे डाल दोगे तब भी आपको लंबी विधि से अच्छी खाद मिलेगी। अच्छी खाद मिलेगी। तो सर बंकर में क्यों जाए, जो कि बंकर बहुत महंगा है? क्योंकि बंकर महंगा है पर ये श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है। इसमें भी जो खाद बनेगी ना, आप मैं ये कहूँ पूरी तरह से तुम्हारी रैश बनेगी, मैं और गारंटी नहीं दे सकता। ऐसा नहीं, पूरा तापमान ढकने के बाद भी सारे का तापमान एक जैसा हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो पाश्चराइज नहीं होगा, पाश्चराइजेशन उतनी सही नहीं होगी, काफी हद तक हो जाती है, पूरी नहीं हो पाती। जबकि आप टनल में जो करते हो, टनल में क्योंकि पूरी टनल में एक जैसा तापमान होता है तो वहां पे पाश्चराइजेशन पूरी। तो पाइप वाला भी डंक पाऊँ कई बार ढंग हुआ है, पर लंबी विधि से अच्छा है। लंबी विधि से अच्छा। आप लंबी विधि से काम करने की बजाय 2-4 पाइप डाल देते हो तो आपको टर्निंग कम देनी पड़ेगी, टाइम कम लगेगा, लेबर बचेगी, वर्कर्स को जो बदबू आती है काम करते समय बदबू नहीं आएगी, टाइम बचेगा, और खाद की क्वालिटी जो बनेगी आप खुद देखोगे कि उसके पास ताजी हवा के कारण जो कुछ सफेद आते हैं उनको बोलते हैं पैर फैन, जो कि अच्छी चीज होती है, वो इसमें बहुत ज्यादा बनेगी आपके अगर आपने पाइप डाल दी। तो आपने और कुछ नहीं करना, तो एक मोटी पाइप लेके उसमें छेद करके वो नीचे डाल दीजिए, तो उसी से आप देखोगे कि आप ये दोनों एक टाइल ला के देखना, एक टाइल दूसरी एक ये, उसमें कितना फर्क आएगा। सर आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है इसका। अगर हम खाद बड़ी कंपोस्ट बड़ी बनाई ले, अपनी बनाए, तो उसमें कितना डिफरेंस पड़ता है? जब बनी बनाई देते हो तो अगर वो अच्छी जगह से है जी तो चांसेस है कि उसकी खाद आपसे अच्छी होगी जी, क्योंकि आपको भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है खाद में। तो आप जो उसमें 2 पैसे कमाओगे अपनी खाद बना के, हो सकता है कि दूसरी खाद के ऊपर 2 पैसे ज्यादा देके आपने अपने समय की बचत की, पैसे उतने नहीं बचेंगे आपको, परंतु अगर आप अपने समय की कीमत लगाते हो और अपनी जो रिस्क है उसको कीमत निकालते हो तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और उसके साथ आपकी वो बढ़ जाए, यील्ड एवरेज बढ़ जाए, आपकी यील्ड भी बढ़ सकती है। आपने जो 1 महीना लेबर एक्स्ट्रा लगानी थी उससे भी बच गए आप, तो फिर आपने कुछ जगह भी चाहिए अलग से। तो इसलिए अगर आपको अच्छी जगह से खाद मिलती हो, खास करके जब आप सीख रहे हो तब अच्छा है कि आप पहले खाद लेके खेती कैसे करनी है वो सीखें। तो उसके बाद आपको आमतौर पे किसान भाई क्या करते हैं कि जब उनकी फसल नहीं निकलती तो सबसे पहला दोष वो बीज को देते हैं, ये हमें बीज सही नहीं है। जबकि आमतौर पे हमारा एक्सपीरियंस ये है कि गलती जो होती है किसान की और किसी स्टेप पे होती है। बीज के ऊपर बीज का सही या ना सही तो होता ही नहीं है। आमतौर बीज की किस्में होती हैं उनको बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, परंतु आमतौर पर जो है बीज सब सही होते हैं जब तक उसके अंदर कंटेमिनेशन नहीं है, अंदर बीमारी नहीं है, तब बीज सही होते हैं। आमतौर पर गलती जो होती है खाद बनाने की होती है, तो इसलिए सही खाद जो है ये सबसे जरूरी है, चाहे आप खुद बनाओ चाहे बनी बनाई दीजिए।
हाँ, ये है कि जो बनी बनाई बेचेगा वो भी 1 रुपया तो कमाएगा। कमाएगा। तो वो रुपया आप खुद बनाते हैं तो आप खुद कमाते हो उसको, तो वो आप उसको बैलेंस करना पड़ेगा कि अगर आपने उसको 1 रुपया दिया है तो उसने जो समय लगाया उसको बनाने के लिए उसको समय की कीमत है। तो नेट प्रॉफिट हो सकता है थोड़ा कम हो, पर जो नेट मेहनत है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा मुनाफा कम लेना ज़्यादा सही है, क्योंकि उसकी गलती हो जाती है। उससे भी अच्छा है अगर आपको कोई ऐसे बैग दे जिसके अंदर बीज पूरा फैला हो। आप कहो कि हमें तो बीज डाला हुआ नहीं, हमें तो पूरे बीज फैलने वाले बैग चाहिए, तो उससे क्या होगा, आपके फेल होने के चांस और भी कम हो जाएंगे। अगर आप 2 पैसे एक्स्ट्रा भी दोगे तो ये गारंटी होगी कि आप जितने बैग लेके आए उसमें से कुछ लिखेंगे। सर उसके ट्रांसपोर्टेशन में उसको मान लें यहाँ से लेके जाता हूँ, करनाल लेके जाता हूँ, तो जो फैले हुआ वो होगा अपना कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको विदेशों ऊपर के नीचे। अंदर जितनी भी खाद वो लेके जाते हैं। जी आपने फेज 1 और फेज 2 के बारे में सुना है यहाँ पर? जी फेज 1 फेज 2 सुना है एक्चुअली? जी जी फेज 1 जो बाहर करते हैं, फेज 2 टनल में करते हैं। टनल में करते हैं। विदेशों के अंदर इसके बाद आती है फेज 3। जी वो क्या करते हैं कि टनल में से खाद निकाल के एक और खास टनल बनी होती है जिसमें खाद और बीज इकट्ठे मिक्स कर देते हैं अच्छा और नीचे से फिल्टर वाली हवा देते हैं जिसमें कोई बीमारी नहीं होती और उसका तापमान 25 डिग्री मेंटेन करते हैं। जी तो 10-12 दिन के अंदर उनकी जो खाद है उसके अंदर पूरा बीज फैल जाता है। जी और जो किसान के खेत में खाद देने जाते हैं उसमें पहले ही बीज फैला होता है और जब उसमें भरते हैं ना, जी भरने के साथ साथ ही उसके ऊपर केसरी भी कर देते हैं क्योंकि बीज तो फैला हुआ पूरा। जी केसरी आप कब करते हो जब पूरा आप बीज बीज फैल फैले के बाद तो जब वो जाते हैं तो 2 ट्रक जाते हैं उनके इकट्ठे, अच्छा एक खाद का ट्रक एक केसरिंग का ट्रक। पहले मशीन से खाद भरते हैं सेलेक्टर, जब भरते हैं सब जाड़ा भी तो टूट जाता है फिर भी। भरते हैं अगर जाले से फर्क नहीं पड़ता है, आज 2 दिन रुक के अंदर एक्स्ट्रा लग जाएंगे और बस। एक दिन आप उसको तोड़ भी दोगे ना फिर रखोगे तो अपने आप जुड़ जाता है, 2 दिन ज्यादा एक्स्ट्रा लग टूटने जाएंगे। नहीं होता है। अच्छा तो उसको भर के साथ साथ ही केसिंग करते हैं, 1 दिन के अंदर जितनी इंक्रीज होती है अपने आप ठीक हो जाती है। सर जी कल यहाँ से 2 ट्रॉलियाँ गई हैं भर के कंपोस्ट की, तो वो ऐसे खुले में लेके जाना कितना सही है सर? वो खुले में ले जाना बिल्कुल गलत गलत है। और अगर ये लेके जाते हैं तो कितनी दूरी तक सही रहता है सर? किसमें? ये ले यहाँ पे जो आसपास के जो किसान है वो मंगवाते हैं यहाँ पे ट्रॉलियाँ। अगर आप ढक के लेके जाते हो उसको ऊपर से हाँ हाँ तो कोई क्योंकि मिट्टी पड़ेगी, मक्खियां बैठेंगी तो सब बीमारी का घर रहेगा। कल खुली जा रही नहीं वो तो कितना भी अच्छा नहीं है। हाँ आप खुली कितनी चीज दूर तो हो आप तो खुली सब्जी भी लेके आते हो वो भी अच्छी नहीं तो वो खा रहे हैं। काफी देर तक तो यही भी खड़ी रही थी। खुली थी खाद नहीं होगी वो, कंपोस्ट था सर, कंपोस्ट थी सर। था सर वो। जाके लगा देंगे। अपना हरियाणा में खाद एक वाली लगाते हो जाता है, बुनकर बना के बस सही तरीका नहीं, सही तरीका नहीं। बाहर जो खाद आती है वो पूरे बंद ट्रक होते हैं, एक कंडीशन ट्रक होते हैं जिसमें तापमान नियंत्रित होकर लेकर आते हैं। वहां पर जो खाद बनी बनाई खाद जिसमें बीज फैला होता है, जो मशीनें उनकी बनी हुई है वहां उनके पास लेबर इतनी नहीं है कि खाद हाथ से भरे, उनको रैक के ऊपर जाली लगी होती है, जाली से ऐसे खींचते हैं और पूरे रैक के ऊपर खाद फैल जाती है। फिर दूसरी मशीन आती है वो भी ऐसे बेंच मशीन बोलते हैं, वो चलती है तो चलती चलती ऊपर जितनी केसिंग चाहिए उनके जो रैक होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनके ऊपर रोलर से मशीन चलती है, वो मशीन चलते हुए ऊपर से उतनी केसिंग करती जाती है। तो आपको 2 घंटे के अंदर पूरे कमरे के अंदर 5 शेल्फ के अंदर 5 या 10 शेल्फ में 2 घंटे के अंदर पूरी भर के चले जाते हैं। तो आपको सिर्फ ये करना है कि पानी, तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड देखनी है और उसके लिए भी उन कमरों के अंदर कंप्यूटर लगे होते हैं कि जैसे प्रोग्राम बने हुए हैं कि कितनी नमी चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितनी टेम्परेचर चाहिए, कंप्यूटर के हिसाब से ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। हमारे यहाँ जो हीट आती है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी आती है? 18%, 20%। 100 किलो खाद में से 20 किलो ये अपर वैल्यू है। आम किसान जो है उनकी 16 से लेकर 18 के बीच में आती है।
चलो इतने भी कमर्शियल यूनिट। यूरोप के अंदर ये आती है 32 से 35, हो जाएगा डबल हो सर। ऑलमोस्ट डबल। और उनके फॉर्मूले में हमारे फॉर्मूले में एक भी फर्क नहीं है। जितनी दूरी हम डालते हैं उतनी वो डालते हैं, जितनी चिकन हम डालते हैं उतनी ही। तो सर ये फर्क क्यों? फर्क है सर, आग बनाने के अंदर भी उन्होंने कंट्रोल सिस्टम बनाए हुए हैं, और खेती करते समय जिस हिसाब से नमी, तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करते हैं, हम उसमें अच्छा नहीं कर सकते। बस सिर्फ उनके जो कमरे के अंदर जो वातावरण है उसको नियंत्रित करने से ही उनका जो झाड़ है हमसे लगभग ज्यादा। दुगना हो गया। बताया कितना फर्क है। सर AHU एयर हैंडलिंग यूनिट तो इंडिया में भी हैं, कई बड़े बड़े प्लांट है इंडिया में, और उन पे भी इस तरह के अपने रिसर्चर हैं जो इस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या वो कर रहे हैं या वो भी यही एवरेज ले रहे हैं? तो सिर्फ इसके लिए है कि आपको हवा आएगी, बस ये जी, जी। आगे जो होते हैं कंट्रोल सिस्टम लगते हैं ऑटोमेटिकली, जी जी कि कब AHU ऑन हो जाए कब ऑफ हो जाए। अभी हम क्या करते हैं, सारा कुछ मैन्युअली चल रहा है, अपने हाथ से देखते हैं ना, नाप के अपने हाथ से चालू करते हैं, अपने हाथ से बंद करते हैं। वहाँ हाथ से नहीं करते हैं, वहाँ कंप्यूटर के प्रोग्राम बने होते हैं। जैसे आपकी नमी इतनी कम हो गई तो कौन सी मशीन चलेगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इससे बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली चलेगी। उससे क्या होता है, जो आपके तापमान के पैरामीटर है, जैसे में लिखे हुए हैं, जैसे आपको शायद बताया होगा कि जब पिन हेड बन रहे हैं जी तो हम पानी नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते हैं। पता ना आपको? जी जी तो उसमें पानी नुकसानदायक है, पर नमी हमें उस समय चाहिए होती है। और जब पिनट थोड़े बड़े हो गए तो हम पानी भी देंगे और नमी हमें कम चाहिए। जब पिनट बन रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड 1000 ppm चाहिए, जब बड़े हो रहे हैं तो हम उसको 1000 को 1500 भी कर सकते हैं। तो उनके अंदर ये सारे पैरामीटर जो हैं कंप्यूटर के अंदर डिफाइन किए होते हैं। ऑटोमेटिकली उनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड 1000 से 1200-1300 हो जाती है, नमी 95 से 85 हो जाती है। तो जितने पैरामीटर हैं अपने, तो यहाँ पर किसी को कार्बन डाइऑक्साइड तो खैर देखते ही नहीं हम, नमी हम ऐसे उल्टा हाथ लगा के देखते हैं कि नॉर्मल है कि नहीं, ऐसे देखते हैं। और तो कुछ तरीका नहीं, हम वो भी नापते हैं। तापमान थर्मामीटर लगाते तो है, कोई देखता नहीं हो, क्योंकि जो है सो है। और देखते भी ऑटोमीटर का पता कुछ नहीं होगा। नमी कैसे नापते हैं? वो हाथ में तकरीबन तो वही है जो होता है। तो हाथ से ही सेंसर देख के जैसे एक तो आपने बताया सर, उल्टा करके हाथ वैसे चेक करते हैं। एक ये वो, लोग हैं। हाँ एक कम यंत्र कौन सा होता है नमी जापना? अरे यार वो था हाइग्रोमीटर। हाँ हाइग्रोमीटर सर। तो सबसे पुराना और सबसे सही तरीका है, उसको बोलते हैं ड्राई एंड वेट प्रोब। ड्राई एंड वेट हाइग्रोमीटर समुद्र गहराई नापता है। दो थर्मामीटर होते हैं, एक हवा में होता है, सुनना यार है। दूसरा कपड़ा लगा के पानी में होता है। जितनी ज्यादा नमी होगी उतना पानी कम उड़ेगा, जितना पानी कम उड़ेगा उतनी ठंडक कम होगी। ये होता है कि नहीं? ज्यादा पानी उठता है तो क्या होगा, ठंडक ज्यादा होगी। ज्यादा ज्यादा ठंडक होगी तो वेट बबल आपका कम तापमान दिखाएगा, ड्राई बबल ज्यादा दिखाएगा। ड्राई और वेट बबल के अंदर कोई भी फर्क नहीं है, इसको नमी जो है 100% है। अगर 2 डिग्री का फर्क है तो नमी 80 से 90 की है। 4 का फर्क है तो उसके चार्ज बने होते हैं, स्टैंडर्ड चार्ज बने हुए हैं, मिल जाता है कि ड्राई और वेट बबल में कितना फर्क है। उससे हमें ये पता चल जाता है कि इसमें हमारे कमरे में कितनी नमी है। क्योंकि जो हाइग्रोमीटर होते हैं ना, उनकी भी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं होती है, जबकि सबसे सही तरीका जो नापने का है वो है ड्राई एंड वेट बबल। ये तो आसपास की बातें जो मुझे लगा कि शायद आपके भाषण में नहीं आई होगी, तो मैंने करने की कोशिश की है। और भाई सबसे पीछे बैठते हो, बोलो क्या बोल रहे हो? तेरा इम्तिहान चालू हो जाएगा, इम्तिहान मैं नहीं लेना बाद में। सर ये अंडरग्राउंड में भी हम इसको बटन मशरूम को उगा सकते हैं? हाँ उगा सकते हैं, बस उसमें यही है कि ताजी हवा जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर आप उसमें नियंत्रित कर सकते हो तो कर सकते हैं।
तो कर सकते। तो क्या उससे अपना एग्जॉस्ट से हो सकते हैं अलग से उसको वो हवा पाइपलाइन से नहीं लेके आ सकती है, उसका तकनीक बनानी पड़ेगी कि आपकी जो हवा पाइप है पाइप लगानी वो पड़ेगी। नीचे खुलेगी, हाँ ताकि जब हवा सख्त होगी तो नीचे की हवा घूम के ऊपर निकलेगी। बस फिल्टर का ध्यान रखना। इसमें सर वो जो टेम्परेचर का वो जो फर्क पड़ेगा, कुछ आइडिया इसमें है कितना टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा? अंडरग्राउंड में कहते हैं थोड़ी ठंडक रहती है, कुछ फर्क पड़ेगा क्योंकि आपका इंसुलेशन कमरे में करनी है तो अंडरग्राउंड खोलने से अच्छा होता है कि इंसुलेट कमरा बनाओ। तो आजकल इंसुलेशन बहुत अच्छी आ गई है। एक समय था जब इंसुलेशन बहुत अच्छी नहीं मिलती। जब शुरू हुआ था तो एक होती है, आपने सुना होगा ग्लास वूल, ग्लास को होती देखिए सर। हाँ जैसे पहले वही होती थी। हाँ एक ग्लास वूल का सब्स्टिट्यूट आया थर्मोकॉल। जी। फिर थर्मोकॉल के बाद आया जिसका बोलते पफ। पफ पैनल। पफ क्या होता है? सर 2 सीट के बीच में वो एक ऐसा भर देते हैं और इतनी थिकनेस होती है सर, इतने आसपास उसकी बेसिकली ये कंपाउंड होते हैं, हाँ, जैसे आप बोलते हैं पॉलीथीन पॉलीथीन। या पॉलीइथेलीन बन गई पॉलीथीन। हाँ जी। इसे इथेलीन से बड़ा मॉलिक्यूल होता है पफ इज पॉलीयूरेथेन फोम। यूरेथेन के मॉलिक्यूल जुड़ के जो पॉलीमर बनता है उसको बोलते हैं पॉलीयूरेथेन। तो पॉलीयूरेथेन फोम जो होती है इसकी इंसुलेशन काफी अच्छी होती है। अब आपको जैसे इंसुलेशन अच्छी या बुरी बोल रहे हो आप, और आपसे वो ये पूछ लेगा आपको इंसुलेशन को नापोगे कैसे? जैसे हम जो देखते हैं ना क्वेश्चन है सर कि दूध लीटर में नापते हैं, गेहूं किलो में नापते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो इंसुलेशन किस में नापते हैं? ये ठीक ठीक यूनिट के बारे में शायद कभी ट्रेनिंग में बात नहीं होती नहीं होगी भी नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को वैसे ही नहीं पता होता कि तो 2 यूनिट चलते हैं, एक के वैल्यू होती है, एक आर वैल्यू होती है। जो हमारी सोनल में इंग्लिश की किताब लिखी हुई है उसके पीछे दिया हुआ सारा। सर मान लो मेरे पास बिल्डिंग बनी हुई है, अब तो सीटें ही आ गई सीधे लगा देते हो। अगर मेरे पास बिल्डिंग बनी हुई है तो कुछ ऐसा सस्ता वो है जिससे वो उसको मैं एसी बना सकूं? उसका तो वही जो ये जो कोल्ड स्टोर वाले करते हैं, पफ पैनल और के थर्मोकॉल लगा के उसको तो रोगी जाली लगा के उसको प्लास्टर कर देते तो चल जाएगा, तो वो सबसे आसान तरीका वो सबसे ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है। सबसे सस्ता है कि आप जो है थर्मोकॉल लगा सकते हैं। सर थिकनेस कितनी होती है थर्माकोल की उसमें? 60 कम से कम 1 इंच की तो चाहिए। 1 इंच की कम से कम। तो उसमें यही है ना कि आप जब तक हमें यही ज्ञान ये नहीं जो है हाँ वही कि कितनी इंसुलेशन हमें चाहिए, बिल्कुल उतनी इंसुलेशन वैल्यू के लिए कितनी थिकनेस लगेगी, जी। ये कैलकुलेशन जो है हमें कोई नहीं करता। हम क्या करते हैं, हमारा हिंदुस्तान वालों का हाल है जो नालायक बच्चे नहीं होते नकल मारने वाले इंसुलेशन, तो पड़ोसी ने ऐसे किया तो उसको देख के ऐसा कर आप भी वैसा कर लेते हैं। नकल मार के आप पास तो हो जाते हो, अच्छे नंबर कभी नहीं ला सकते। ठीक, तो इसलिए नकल मार के मशहूर तो निकल आएंगे, अच्छे मशहूर कभी नहीं निकलेंगे। अगर आप चाहते हो कि अच्छे मशहूर की खेती करनी है तो खुद अपने आप को ले सकते हैं। कितना बताया सर ने? सही से? बहुत हो गया मेरे ख्याल से, अभी हम आगे चलें।